पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो एनटीपीसी यानी कि रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, उसकी एक वीडियो लेकर आइए, कंप्लीट वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसका भी एग्जाम है एनटीपीसी का, ये वीडियो आप देख लीजिए। क्योंकि रेलवे में चाहे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई में, जो भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं ना, मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंगीकृत किए जाने के समय, अंगीकृत का मतलब होता है तैयार यानी कि अडोप्ट किए जाने के समय, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें अंगीकृत को अपनाया भी कह सकते हैं कि अपनाए जाते हैं समय, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। बेसिकली ये पूछा गया है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। उसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत का जो संविधान है ना, ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1950 को। आपको पता है कि तैयार ये 1949 में हो गया था, हमने अंगीकृत कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, लेकिन पूर्णतः ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, फीचर्स लिए गए हैं। क्योंकि जो हमारा संविधान है, हमारे जो संविधान सभा में जो भी लोग थे, उन्होंने पहले अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसे हमने अपनाई। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 10 देशों से ली गई हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। इन 10 देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो किसने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत के लिए, जो भारत का संविधान बने, उसके लिए संविधान सभा का गठन हो। ये प्रस्ताव किसने रखा था सबसे पहले? तो ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था किसने? एम.एन. रॉय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा का गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया था। और 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। पर ऑफिशियल रूप से यानी कि औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। अब आगे चलते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास थी? तो ये थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो जितनी भी जो समितियां बनी थी ना, उनके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो इनका काम क्या था? तो संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, और इन समितियों तथा इनके अध्यक्ष आप देख लीजिए इस प्रकार हैं। तो जो यूनियन पावर कमेटी है, संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार हेतु जो उप समिति बनी थी, एक सब कमेटी भी बनी थी, उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यों की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटी की जो सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति के लिए जो थे एस. वरदाचारी थे। संविधान निर्माण सभा की जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर। आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पूछा गया कि आजादी के बाद जो भारत की संविधान सभा थी ना, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी, पर जब भी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि परमानेंट अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये टेम्पररी एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे कि जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आप अध्यक्ष हैं। तो 9 दिसंबर को इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो अभी हमने पढ़े, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष तो हमने पढ़ लिए, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन वो अध्यक्ष थे, जो कमेटी थे उसके कुछ सदस्य भी होंगे ना, सदस्य के एक अध्यक्ष थे, लेकिन जो उसके सदस्य थे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मसौदा समिति है यानी कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है संविधान सभा की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सदस्य कौन नहीं थे वो आपको बताना है। तो ए वी ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। देखिए सदस्य कौन कौन थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का। अध्यक्ष कितने थे? तो सॉरी, इसके सदस्य कितने थे? तो अध्यक्ष सहित इसके अन्य सदस्य 7 थे। तो कौन कौन थे? देखिए अध्यक्ष कौन है आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। इनको मिलाकर टोटल 7 सदस्य बनते हैं। तो देखिए अध्यक्ष को मिलाकर तो कौन कौन थे वो? एन गोपाल स्वामी अल्लाह अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। लेकिन बीएल मित्र के त्याग पत्र देने पर, मतलब कि बीएल मित्र के त्याग पत्र देने पर इन्हें बना दिया गया था बाद में। बीएल ने पहले त्याग पत्र दे दिया एन माधवराव को। और टीटी कृष्णमाचारी, इनको भी बाद में बनाया गया था। डीपी खेतान की मृत्यु होने पर, पहले डीपी खेतान इसके सदस्य थे पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णमाचारी को बना दिया गया था। तो जो बाद में बन गए थे आपको उन्हीं के नाम याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमने अपने संविधान में संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो किस तिथि को यह पेश किया गया था? तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। तो यह है 13 दिसंबर। कहां पर है? 13 दिसंबर 1946 इसका सही जवाब होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो प्रस्तावना का ये आधार बना था बाद में हमारे। तो प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई थी और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो आगे चलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह जी ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वीवी गिरी ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। जो ऑप्शन में दिए गए ना वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो यहाँ पर स्वतंत्र हो गया मतलब कि आजाद भारत का पहला जो बजट था ना, केंद्रीय बजट, ये आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 के बाद क्या कहा जाने लगा? आपको पता ही है 1950 में जब 26 जनवरी जो था, 26 जनवरी को हमारा वो संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे। पर उससे पहले क्या कहा जाता था? तो उससे पहले इसे हमारा स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। स्वतंत्रता दिवस, आप कहेंगे कि 15 अगस्त को हम आजाद हुए हैं तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं? तो देखिए ये बात हो रही है 1947 से पहले। क्यों? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू और द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। यानी कि उस दिन 26 जनवरी के दिन हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी और कहा था अब हम आजाद हैं। उसके बाद आज़ादी आने में समय लगा, लेकिन हमारी जो संकल्पना थी, हमारा जो निश्चय था, वो 26 जनवरी को झंडा फहराकर पंडित जी ने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, हम आजाद हैं और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए आप देखेंगे कि जो संविधान बना, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इस दिन की इतनी महत्वता थी, इसीलिए 26 जनवरी के ही दिन संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बाद में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक थी ना, ये पूछ ली जाती है और बहुत बार पूछी गई है। ये कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो संविधान सभा ने ही मिलकर संविधान बनाया है और जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। तो संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के सदस्य और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट।
अडॉप्ट का मतलब होता है एक तरह से पूरा तैयार हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। पूरा भी संविधान को लागू नहीं किया गया, स्वीकार करना और लागू करने में फर्क है। संविधान पूरा बन गया, सबने चेक कर लिया, हाँ सब सही है, अब इसे हमने स्वीकार कर लिया, ये हमारा संविधान होगा, ये हो गया अंगीकृत करना। अब पूरे भारत में जब लागू होगा वो अलग है, उसको लागू करने की डेट अलग है और अडॉप्ट करने की डेट अलग है। यहीं पर कंफ्यूजन होती है और दोनों डेट दी होती है और स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। इस दिन संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत नहीं हुआ था। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने माना था कि ये हमारा संविधान है और इसी से देश चलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। कितना टाइम लग गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च इसमें आया था। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली थी। और जो मूल रूप से संविधान था, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं जो मूल रूप से बना था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अपनाकर भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तो यही भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला चलते हैं, देखते हैं। तो भारत में एक चीज छूट गई कि सबसे छोटा संविधान किसका है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, एनटीपीसी में, कांस्टेबल में, एसआई में। ये हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है और इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है ना हमारे संविधान में, ये हमने फंडामेंटल राइट्स, ये किस देश के संविधान से लिए हैं? तो यूएसएसआर, जो अब के समय में रशिया है ना, रूस, उसके संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो देख लीजिए आप, संविधान के जो स्रोत हैं हमने कहाँ कहाँ से लिए, वो मैंने देशों के और जो भी लिया है साथ में मेंशन कर दिया है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन यानी कि कानून का शासन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये पूछे जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो। न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो यही एक तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जर्मनी से हमने क्या लिया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपातकाल, जो है आपातकाल का सिद्धांत है, ये हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ से क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपना जो मूल अधिकार होता है, ये फंडामेंटल राइट्स हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सोवियत संघ से ली हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि संविधान हमने बना दिया, अगर आगे चलकर कुछ उसमें अपडेट करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी। जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। तो भारत के संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता, आप देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता चलती है। पूरा भारत हो, उसमें ऐसा नहीं है कि दो नागरिकता होगी। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप भारत के ही निवासी हैं। अब अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप भारत के निवासी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको यूपी की नागरिकता लेनी पड़ेगी फिर पंजाब की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो एकल नागरिकता है हमारे देश में, और अगर कोई हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है भारत की। मतलब आप भारत के नागरिक रहकर किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते, या तो आप वहां के नागरिक हों या हमारे देश के नागरिक हों।
भारत की नागरिकता अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि आप जाके फिर ब्रिटेन के भी नागरिक बन गए, तो ब्रिटेन के नागरिक बनने के बाद आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो एकल नागरिकता है हमारे यहाँ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा नहीं है, मतलब कि हमने इस देश से संविधान का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। तो डेनमार्क से, फ्रांस से, आयरलैंड से या अमेरिका से। तो हमने इन तीनों से तो लिया ही है, लेकिन डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ नहीं उठाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब